प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम द्वादशी कक्षा के अंदर हमारा चौथा अध्याय है, इसका छठा भाग पढ़ने वाले हैं हम। इसका दोहा क्रमांक 17 है। मैं पहले पढ़ूंगा, आप सस्वर सुनेंगे, उसके बाद अनुकरण वाचन का भी प्रयास करेंगे। हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर सुनेंगे आप। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबु तेरो हियो, मेरे हिय की बात। फिर से सुने। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबु तेरो हियो, मेरे हिय की बात। आप अनुकरण करेंगे। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबु तेरो हियो, मेरे हिय की बात। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ है आपके सामने। कागद, कागद यानी कागज, लिखत कहते हैं लिखते हुए, न बनत यानी नहीं बन पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। लजत, लजात, लजात यानी लजा आती है। कहिए, कहिए का अर्थ हो गया है कहेगा। हियो यानी हृदय, हियो यानी हृदय। यहाँ पर इस दोहे के अंदर हम संदर्भ लिखेंगे। पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर संकलित कवि के बिहारी लाल के दोहों में से लिया गया है। और इस संदर्भ में लिखेंगे कि इस दोहे के अंदर कवि ने प्रेमी की अपने मनोभावनाओं बताने को आतुर एक प्रेमिका को प्रस्तुत किया है। प्रेमी की अपनी मनोभावनाएं बताने के लिए आतुर है, उसका एक प्रेमिका को प्रस्तुत किया। यहाँ पर व्याख्या इस प्रकार से होगी। कागज पर लिखत न बनत यानी नायिका नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है, उसके सामने समस्या रखती हैं कि वह अपनी बात अपने प्रिय तक कैसे पहुँचाए। वह अपनी बात अपने प्रिय तक कैसे पहुँचाए। वह जब कागज पर लिखत न बनत यानी जब वह कागज पर अपनी मनोभावनाओं को लिखने का प्रयास करती हैं, लिख पा रही है, और न बनत और जब नहीं बन पाती है, तो कहत संदेशु लजात, और मुंह से कहने में उसको लज्जा बन जाती है। लज्जा यानी बाधा आती बन जाती है। वह कहती हैं कि कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। यानी कह रहे हैं कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायक का हृदय और उसके हृदय की बात को स्वयं ही जान ले। कहिए सब तेरो हियो यानी यदि सच्चा प्रेम है तो तू मेरे हिय की बात को समझ, अपने नायक का हृदय और उसके हृदय की बात को स्वयं ही जान ले। ऐसा इस दोहे के अंदर कहा गया है। अभी आपके सामने इस दोहे की व्याख्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिखें। प्रस्तुत दोहा बहुत अच्छा है, परीक्षा के लिए दृष्टि से उपयोगी भी है। नायक नायिका को अपने मन की बात बताना चाहती है, उसके सामने ये समस्या है कि वह अपनी बात अपने प्रिय तक कैसे पहुंचाए। वह जब कागज़ पर अपनी मनोभावनाओं को लिख नहीं पा रही है और मुंह से कहने पर लज्जा बाधा बन जाती है, तो वह कहती हैं कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायक का हृदय है, उसके हृदय की बात को स्वयं ही पहचान ले, जान ले, ऐसा महसूस करती कहती है। इसमें विशेष के रूप में आप लिखेंगे। दोहे में काव्य में मर्म स्पर्शी भावों को व्यक्त किया गया है, सरल और सुबोध शब्दों को लिया गया है, और यहाँ पर कवि ने एक आदर्श प्रेम भावनाओं को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से लिखेंगे। अगला हमारा दोहा है। कहत सबे बेदी दिए, अंकु 10 गुण हो तू, तिय लीलार बेद दिए, अगणित बढ़त उदो तू। फिर से सुनेंगे। कहत सबे बेद दिए, अंकु 10 गुण हो तू, तिय लीलार बेद दिए, अगणित बढ़त उदो तू।
अनुकरण वाचन करेंगे। कहत सबे बेद दिए, अंकु 10 गुण हो तू, तिय लीलार बेद दिए, अगणित बढ़त उदो तू। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं आपके सामने। सबे यानी सभी, बेदी यानी स्त्रियों द्वारा जो मस्तक पर लगाने जाने वाली जो बिंदी होती है उसको कहा गया। दिए यानी लगाए जाने पर। अंकु, अंकु यानी असंख्यक। 10 गुणों यानी 10 गुणा। तिय लीलार यानी स्त्री के मस्तिष्क पर, स्त्री के मस्तिष्क पर। अगणितु यानी अनगिनत, अत्यधिक। उदोतु यानी उदित होता है, प्रकाश होता है, शोभा होता है। यहाँ पर वही प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत जो दोहा हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर संकलित बिहारी के द्वारा रचित दोहों में से लिया गया है। संदर्भ के अंदर हम इसमें लिखेंगे कि कवि ने बिंदी के महत्व को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। व्याख्या इस प्रकार होगी इसकी। कहत सबे बेद दिए, अंकु 10 गुणी हो तू, तिय लीलार बेद दिए, अगणित बढ़त उदो तू। यानी गणित के अनुसार किसी भी संख्या के आगे बिंदी यानी शून्य लगाने पर उसका जो मूल्य होता है वो 10 गुना हो जाता है। कहत सबे बेद दिए, कहते हैं कि सभी के आगे बेदी यानी वो जो स्त्री का जो मस्तक पर लगाने वाली जो बिंदी होती है वो जो शून्य के समान होती है, वो शून्य यदि किसी के सामने लगा देते तो उसका मूल्य कितना था? अंकु 10 गुण हो तू। उनका मान जो होता है वो 10 गुना हो जाता है। परंतु तिय लीलार बेद दिए, परंतु सौंदर्य शास्त्र के नियम में अलग हैं। कवि के अनुसार ये सुंदर नारी के मस्तक पर जो लगाए जाने पर उसकी जो सुंदरता या शोभा है वो 10 गुना नहीं होकर अगणित बढ़त उदयतु, यानी ये जो शोभा है वो अगणित बढ़ जाती है। यहाँ पर गणित के नियम भी कोई काम नहीं आता। यानी उनकी जो केवल वो बिंदी जो जहाँ 10 गुना मान बढ़ाती है, वही एक सौंदर्य नियमों के अनुसार यदि एक नारी के सुंदर नारी के मस्तिष्क पर जब वो बिंदी लगाई जाती है तो उसकी जो सुंदरता है वो अगणित बढ़ जाती हैं, अगणित गुणों में बढ़ जाती हैं। वहाँ पर ये सौंदर्यता का नियम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की ये जो सुंदर व्याख्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी के अंदर भी लिख सकते हैं। विशेष के अंदर आप लिखेंगे, यहाँ पर कवि ने चमत्कारपूर्ण कथन की व्याख्या की गई है, साथ ही भाषा साहित्यिक भाषा के अंदर है, और वचनों के अंदर वक्रता सुंदरता का चित्रण किया है, और एक स्त्री के बिंदी के महत्व को यहाँ समझाया है। अगला हमारे लिए श्लोक इस प्रकार से है। ठीठी न परतु समान, ठीठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसि पिछाने जात। ठीठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसि पिछाने जात। यहाँ पर आपके सामने कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। ठीठी यानी दृष्टि, न परतु नहीं पढ़ना या नहीं पढ़ता, समान दूती एक जैसी समान, और दूती यानी दमक या क्रांति। कनक कनक कहते हैं सोना को, कनक कनक से गात, गात कहते हैं शरीर को। भूषण आभूषण को कहते हैं। कर करकस, कर यानी हाथ, और करकस यानी कठोर। भूषण कर करकस लगत, लगत यानी लगते हैं। परसी, परसी यानी छुए जाने पर, पिछाने यानी पहचानते हैं, जात यानी उसकी क्वालिटी या जात को कहते हैं। तो प्रसंग के अंदर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक
में संकलित बिहारी के दोहों में से लिया गया है। और संदर्भ में लिखेंगे इस दोहे में कवि नायिका के सुंदर शरीर की सुंदरता और गौर वर्ण का कुछ नए ढंग से यहाँ पर वर्णन किया है। तो इस दोहे में कवि बिहारी क्या कहना चाहते देखिए, नायिका के गौर वर्ण शरीर जो है उस पर जो ठीठी न परत समान दूती, यानी जब दृष्टि नहीं पड़ती है, समान दूती यानी एक जैसी दमक नहीं लगती है। कवि क्या कहना चाहता है, नायिका के सुंदर शरीर में सोने के जो गहने होते हैं, सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दोनों की दमक एक जैसी होती है। किसकी? नायिका के शरीर की, सौंदर्य युक्त शरीर की जो चमक होती है वो भी सोने के समान ही गहरी होती है। इस कारण कहते हैं कि इस गौर वर्ण जो शरीर है उस पर सोने की जो चमक है वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों की दमक या क्रांति एक जैसी है। जब इसके शरीर भूषण कर कर्कश यानी जब इसके शरीर पर को हाथ से स्पर्श किया जाता है, भूषण यानी आभूषण को कर यानी हाथ से जब स्पर्श किया जाता है, तब सोने के जो आभूषण होते हैं वो हाथों को कर्कश लगत यानी कठोर लगते हैं। पर सी पिछाने जात, तभी पता चलता है कि नायिका ने शरीर पर सोने का आभूषण पहन रखा है। यानी कहने का मतलब क्या है, कवि कहना चाहता है कि जो नायिका का जो गौर वर्ण है इतना सुंदर है, चमक इतनी है कि उसके आगे जो गहने, जो सोने के गहने पहने हुए होते हैं उसकी भी चमक नहीं होती है। दोनों की चमक एक जैसी होती है, इसलिए पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसने आभूषण पहने या नहीं पहने। लेकिन जब उस नायिका के शरीर को हाथ से स्पर्श किया जाता है तो वो जो आभूषण जहाँ पहने होते हैं वहाँ पर कर्कश लगते हैं, यानी वहाँ पर कठोरता लगती है। तब पता चलता है कि नायिका ने आभूषण पहने हैं। इस प्रकार से ये व्याख्या आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लें। इसके अंदर विशेष में लिखेंगे, कवि ने नायिका के गौर वर्ण का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कवि ने नायिका के गौर वर्ण का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इसमें कह सकते हैं रीतिकालीन सौंदर्य वर्णन की छाप दिखाई देती है, और कनक कनक में पुनरुक्ति, और कर कर्कश में और परसी पिछाने में अनुप्रास अलंकार यहाँ आया है। साथ ही कनक से गात, यहाँ पर उपमा अलंकार हैं, कनक से गात में उपमा अलंकार हैं। फिर से सुनिए, कनक कनक में पुनरुक्ति, कर कर्कश इसमें और परसी पिछाने इन दोनों के अंदर अनुप्रास, कनक से गात इसमें उपमा अलंकार। इस प्रकार से अलंकारों का सुंदर चित्रण इस दोहे में हुआ। अगला हमारा दोहा है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ी उजारो गेह। फिर से सुने, अंग अंग नग जगमगत दीप सिवासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ी उजियारो गेह। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं आपके सामने। नग, नग कहते हैं रत्न को, जगमगत यानी जगमगाते हैं, दीप सिका कहते हैं दीपक, दीपों की जो लाइन होती हैं, लो होती हैं उनको, देश कहते हैं शरीर को, देह दिया, दिया दीपक को कहते हैं, बढ़ाए हूँ यानी बुझाने पर भी, उजियारो यानी प्रकाश, गेह, गेह यानी घर। इसमें इस दोहे में प्रश्न के रूप में आप लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है, आप लिख सकते हैं। फिर से बोलता हूँ मैं, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के रचित दोहों में से लिया गया है। संदर्भ में हम लिखेंगे, कवि ने नायिका
के शरीर के गोरेपन की तुलना दीपक की लौ से की है। कवि ने नायिका के शरीर के गोरेपन की जो तुलना है वो किससे की है? दीपक की लौ से की है। व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहना चाहते हैं कि सुंदरी के अंग अंग में रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं। अंग अंग नग जगमगत, यानी सुंदरी के अंग अंग में जो ये रत्न हैं, रत्नों से जड़ित आभूषण हैं, वो जगमगा रहे हैं। दीप शिखा सी देह है, यानी उनका जो शरीर है वो दीपक की जो लो है, उज्जवल लो है, जो चमकता है, उसके समान दमकता हुआ दिखाई दे रहे हैं। दिया बढ़ाए हूँ करे बड़ी उजारो गेह, इसलिए कहते हैं कि जैसे रात में दीपक बुझा देने पर घर भी बड़ा उजाला बन जाता है, इसलिए रात में दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला बना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनकी सुंदरता के कारण, उनकी चमक के कारण ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सुंदर नारी है, इसका जो अंग अंग है, जिस पर आभूषण है, अंग अंग नग जगमगत हैं, तो अंग अंग पर जो रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं, इससे इसका शरीर दीपक की उज्जवल लौ के समान दमकता हुआ गोरा दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से व्याख्या है जो आपके सामने है। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विशेष के रूप में हम लिखेंगे, कवि ने नायिका के शरीर का गौर वर्ण का बड़ा बढ़ चढ़कर चित्रण किया है। कवि की रचना है वो रीतिकाल और की है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन शैली है। यहाँ पर पुनरुक्ति, उपमा, अनुप्रास, अलंकारों का सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार से कुछ विशेष बातें इसके अंदर हम लिख सकते हैं। अभी हमारे सामने इसमें से कुछ आपके लिए अभ्यास कार्य हैं। इन अभ्यास कार्यों को आप अपनी कॉपी में करें और कुछ स्मरण भी करें। धन्यवाद।